वेलकम टू सोशियोलॉजी क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त शिबू। आज हम इग्नो एमए सोशियोलॉजी का फर्स्ट ईयर का एक असाइनमेंट को सॉल्व करने वाले हैं। आज हम एमएसयू 003 यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट का जो असाइनमेंट है इसको सॉल्व करने वाले हैं। ये असाइनमेंट जिन्होंने जुलाई 2023 को अपना एडमिशन लिया है और जनवरी 2024 सेशन को एडमिशन लिया है, इन दोनों सेशन के लोगों के लिए सेम असाइनमेंट है। और ये जो इनका जो सबमिशन का डेट है, जिन्होंने जुलाई को एडमिशन ली है वो लोग सबमिट करेंगे 31 मार्च 2024 को, और जिन्होंने जनवरी सेशन में एडमिशन ली है वो लोग सबमिट करेंगे 30 सितंबर 2024 को। इस वजह से ये असाइनमेंट दोनों के लिए ही हेल्पफुल होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं। यहाँ पर खासकर इग्नो के लिए हर कोर्स के लिए अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट है। आप लोग प्लेलिस्ट से इजीली चीज़ें ढूंढकर स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर इस बार जो भी एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि प्रीवियस ईयर में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं, यहाँ से आप लोगों को सारे क्वेश्चंस कॉमन मिले थे। इस वजह से आप लोग इस प्लेलिस्ट के ऊपर रिलाई कर सकते हो, और साथ साथ मैं प्लेलिस्ट में और भी थोड़ा बहुत चीज़ें ऐड करूँगा अगर ज़रूरत पड़ी। तो अब हम हमारा असाइनमेंट का सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ जान लेते हैं कि हम जब भी असाइनमेंट लिखते हैं तो असाइनमेंट पे सबसे पहले हमारा होता है कवर पेज, फिर हम देते हैं इसके अंदर इंडेक्स के बाद हमारा आता है क्वेश्चन पेपर। क्योंकि क्वेश्चन पेपर के बिना आप लोग कभी भी असाइनमेंट सबमिट मत करना, क्योंकि ये एक्सेप्ट नहीं होता है। इस वजह से क्वेश्चन पेपर देना मैंडेटरी है। और साथ साथ जब भी कोई क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करोगे, हर क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन पार्ट ज़रूर लिखना, क्योंकि इग्नो आप लोगों को स्पेसिफिकली बताता है कि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखना है। अब आप लोगों को जब आप एमएसयू 003 को सॉल्व करोगे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दो सेक्शन से क्वेश्चंस आ रहे हैं। एक क्वेश्चन से आपको 2 आंसर करने हैं और दूसरे सेक्शन से आपको 3 आंसर करने हैं, यानी कि टोटल आपको 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो चलिए आज का ये सोल्यूशन हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ लार्ज डैम्स ऑन द इकोनॉमिक, सोशल एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी। यानी कि हमारा जो लार्ज डैम्स है, बड़े बड़े डैम्स है, वो हमारे सोसाइटी में इकोनॉमिक, सोशल और इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के हिसाब से क्या क्या इम्पैक्ट देते हैं। अब जब भी आप लोगों को ये आंसर लिखना है, ये आंसर आप लोगों को इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में मिलाकर लिखना है, क्योंकि हमारे टेक्स्ट बुक पे इंडिया का नाम मेंशन किया गया है, इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। यहाँ पर जब हम लार्ज डैम्स की बात करते हैं, ये लार्ज डैम्स हमारे ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं हमारे सोसाइटी में। जब हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए, यहाँ पर इरिगेशन को सही करने के लिए, एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिव बनाने के लिए और फूड सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए हमारा लार्ज डैम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और साथ साथ हमारा जो एनर्जी सोर्स है, खासकर हाइड्रो पावर, इसके रिगार्डिंग ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। यहाँ पर जब हम इंडिया की लार्ज डैम्स की बात करते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें, हाइड्रो पावर जनरेशन कर रहा है, इरिगेशन के लिए भी ये बहुत ही अच्छा हो रहा है, वाटर सप्लाई इंडस्ट्रीज़ में कर रहा है, लेकिन इसमें कुछ दिक्कतें भी हम देखते हैं। खासकर जो हमारा सरदार सरोवर डैम है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, क्योंकि उसके वजह से लोगों को, बहुत सारे लोगों के अपने जगह से हटा दिया जा रहा था। इसके वजह से उनके जो लाइफ है उसमें भी हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखते हैं और उनके लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। फिर हमारा है सोशल इम्पैक्ट, यानी कि अब हमारा सोसाइटी में इसका क्या इम्पैक्ट आता है। यहाँ पर जब हम सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो लार्ज डैम्स की वजह से सोशल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों को अपनी जगह से हटना पड़ता है। खासकर जो भी ट्राइबल्स है, जो उस एरिया में रह रहे हैं, अगर लार्ज डैम बनेंगे तो बहुत सारे जगह का ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ से लोगों को हटा दिया जाता है। इस वजह से हम देखते हैं लोगों का जो रीसेटलमेंट का प्रोसेस है, इसके वजह से उनका सोशल लाइफ बहुत ख़राब हो जाती है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ती है। और साथ साथ उनका जो ट्रेडिशनल वे है, उनका जो कल्चरल हेरिटेज है, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है ये लार्ज डैम्स तैयार करने के वजह से। और ये इसका जो फ़ायदा होता है वो बेसिकली होते हैं वो लोगों को
जो जिनको वो लोग पहचानते भी नहीं हैं, यानी कि ये एनोनिमस लोगों की फायदे के लिए उन लोगों को हटा दिया जाता है। फिर हम देखते हैं इकोलॉजिकल इम्पैक्ट। इकोलॉजिकल यानी कि हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें हम किस तरीके का प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर बहुत सारे पशु पक्षियों का जो रूट है वो चेंज कर दिया जाता है, उनका जो नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल हैबिटेट है, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आती है। साथ साथ जो वाटर क्वालिटी है इसमें भी बदलाव आ जाती है और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी में भी हम बदलाव देखते हैं। इस वजह से इकोलॉजी पे भी यानी कि हमारा एनवायरनमेंट पे भी इस लार्ज डैम का इम्पैक्ट हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। यहाँ पर बहुत खासकर जो भी माइग्रेट पैटर्न ऑफ फिशेस है उन स्पीसीज को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर हम जब थैरी डैम की बात करते हैं उत्तराखंड की, इसके वजह से, इसके फ्लो के वजह से जो भागीरथी रिवर के ऊपर तैयार हुआ था, इसके वजह से इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटिकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। यहाँ पर वो जो डैम था वो हिमालय का फुट हिल पे तैयार हुआ था और वहाँ पर हिमालय का जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गई थी इस डैम के वजह से। अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि हमारा जो लार्ज डैम्स है ये बहुत सारे मायनों में एक कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन फिर भी इसके वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम भी लोगों को फेस करना पड़ता है। और बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ है उनको लोन लेना पड़ता है इस लार्ज डैम्स क्रिएट करने के लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। What is knowledge or information society? Analyze the role of knowledge and ICTs in empowering communities। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी किसको कहते हैं ये लिखना होगा और साथ साथ नॉलेज सोसाइटी का क्या रोल है और ICTs का क्या रोल है हमारा कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए। अब जब हम नॉलेज सोसाइटी की बात करते हैं, नॉलेज सोसाइटी बेसिकली एक ऐसा सोसाइटी जहां पर नॉलेज डोमिनेट करता है। यहाँ पर इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज रेपिडली ग्रो कर रहा है। इस वजह से सोसाइटी में हम बहुत सारे इम्पैक्ट देख सकते हैं। यहाँ पर ICT आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा लोगों को एम्पावर करने में सक्षम है और मदद भी कर रहा है। अब जब हम नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी की बात करते हैं, ये एक बेसिकली ऐसा सोसाइटी है जहां पर लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, लोगों को इंफॉर्मेशन दिया जाता है। साथ साथ ये डिजिटल रिवॉल्यूशन की बात करता है। हमारा जो ICT में यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज है इसमें रेवोल्यूशन की बात करता है। और आजकल की हमारा जो सोसाइटी है ये बेसिकली एक नॉलेज सोसाइटी है जहां पर नॉलेज डोमिनेट करता है। पहले के टाइम में हम देखते थे कि इंडस्ट्री डोमिनेट करता था, उसके पहले एग्रीकल्चर डोमिनेट करता था। इसी तरीके से आज के टाइम पे हम इंफॉर्मेशन या फिर नॉलेज को डोमिनेट करते देखते हैं। अब ये जो नॉलेज है ये एम्पावरिंग कम्युनिटीज़ के लिए किस तरीके का रोल निभाता है, यहाँ पर हम देखते हैं एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, यानी कि लोगों को एजुकेट करने के लिए साथ साथ उनका स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए हमारा नॉलेज सोसाइटी की नॉलेज की ज़रूरत है। फिर है हमारा डिसीजन मेकिंग एंड गवर्नेंस, यानी कि हमारा डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना नॉलेज सोसाइटी का काम है। कोई भी कम्युनिटी अगर होगा उसको अगर हमें एम्पावर करना है यानी कि उसको सक्षम बनाना है, उसको और बेहतर बनाना है, तो हमें उसके नॉलेज के ऊपर काम करना होगा, उनको खुद को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस और गवर्नेंस के अंडर लाना होगा। फिर हम देखते हैं सोशल एंड कल्चरल एडवांसमेंट, यानी कि लोगों का सोसाइटी और कल्चर को एडवांस करने के लिए भी हम नॉलेज का यूज़ कर सकते हैं। अब देखते हैं रोल ऑफ ICTs इन एम्पावरिंग कम्युनिटी, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज के द्वारा किस तरीके से लोगों को हम एम्पावर कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों को हम एक्सेस टू इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, यानी कि इंटरनेट के द्वारा, कंप्यूटर के द्वारा लोगों को आजकल हम कम टाइम में ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सेस करने का तरीका देते हैं। जैसे हम गूगल में सर्च करके एक इन्फॉर्मेशन कहीं का हो, वर्ल्ड के किसी भी कोने का इन्फॉर्मेशन हो, वो इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं विदिन ए सेकेंड। इसी तरीके से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में हमें ICT मदद करता है। फिर है कनेक्टिविटी एंड कम्युनिकेशन, जो भी कम्युनिटीज़ है उनके बीच में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, उनके बीच में कम्युनिकेशन को बढ़ाने के लिए हमारा ICT बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर गवर्नेंस एंड सर्विस डिलीवरी, यानी कि हमारा जो सर्विसेज है, गवर्नमेंट जो सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करेगी वो आजकल
वहाँ पर ऑफिस में जाकर सर्विस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो दूर में किसी जगह पर बैठकर अपने घर से भी आजकल ई गवर्नेंस के द्वारा आप लोग चीज़ें बना सकते हो। जैसे आप लोग कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना हो, अपडेट करना हो, आप लोग घर में बैठकर ही बहुत सारे डॉक्यूमेंट का काम कर सकते हो ये ई गवर्नेंस के द्वारा। और ये सारी चीज़ें होती है आईसीटी की मदद से। फिर हम देखते हैं इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि आईसीटी की मदद से बहुत सारे न्यू अपॉर्चुनिटीज़, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम देखते हैं आजकल के टाइम पे। खासकर ये जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर हम यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, यहाँ पर इंस्टाग्राम देखा जाता है, और साथ साथ आप लोग अपना खुद का ऐप बनाकर भी पैसे कमा सकते हो। इस तरीके से इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए भी हम आईसीटी टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम कंक्लूजन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा नॉलेज या फिर इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, ये हमारे कम्युनिटीज़ के लिए, कम्युनिटीज़ को एम्पावर करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। खासकर हमारा जो ये डिजिटल एरा है, यहाँ पर हमारा आईसीटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, नॉलेज सोसाइटी का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्लेन इन डिटेल द रोल ऑफ स्टेट ऑन पॉपुलेशन कंट्रोल, यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल में हमारा स्टेट का क्या रोल है। अब जब हम पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं, ये पॉपुलेशन कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के टेम्पोररी वर्ल्ड में। हमारा वर्ल्ड का पॉपुलेशन धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। खासकर जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ है या फिर डेवलपिंग कंट्रीज़ है, ये दोनों कंट्रीज़ में हम बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ देखते हैं। पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये जो पॉपुलेशन कंट्रोल है, इसके वजह से हमारा बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं। यहाँ पर सरकार को अलग अलग स्ट्रेटेजीज अपनानी पड़ती है, यहाँ पर फैमिली प्लानिंग इनिशिएटिव लेना पड़ता है। यहाँ पर पॉपुलेशन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब ये पॉपुलेशन कंट्रोल में हमारा स्टेट का क्या रोल है, यहाँ पर हम देख सकते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि पॉलिसीज तैयार करते हुए स्टेट्स अपने लोगों को बता सके कि आप लोगों को कितने बच्चे लेने हैं या फिर आप लोगों को किस तरीके का सुविधा मिलेगा, पॉलिसीज फॉर्म करके लोगों को बताना और पॉलिसीज के द्वारा इस पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करना। फिर देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स हैं फैमिली प्लानिंग के रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के रिलेटेड, ये सारे प्रोग्राम्स को यूज़ करते हुए पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात की जाती है। और स्टेट्स ये सारे प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करके ये लोगों तक ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ का सिनेरियो है ये पहुंचाता है और पॉपुलेशन कंट्रोल करने की बात करता है। और स्टेट इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। फिर है लेजिस्लेशन एंड रेगुलेशन, यानी कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस तैयार करना, कुछ टैक्सेस का इम्पोज करना, ये सारे चीज़ें। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 2 बच्चों तक आप लोगों को चीज़ें सुविधा मुहैया किया जाती है आजकल के टाइम पर। उससे ज़्यादा अगर बच्चे हो तो लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, उस जो बच्चा है उसको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है। इस तरीके का कुछ लिमिटेशन इम्पोज करना, कुछ रेगुलेशन सरकार के द्वारा तैयार करना ताकि ये बर्थ रेट थोड़ा कम हो। फिर हम देखते हैं पब्लिक अवेयरनेस एंड एडुकेशन, लोगों को अवेयर करना इस पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर, साथ साथ उनको एजुकेट करना। यहाँ पर हम एजुकेट करेंगे उनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, उनको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे। इस तरीके का चीज़ें स्टेट कर सकती है। फिर है इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, यानी कि बाहर की किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्टेट कोलैबोरेट करके एक साथ मिक्सअप करके भी काम कर सकता है। जैसे WHO है, UNFPA है, ये सारे लोगों के साथ कोलैबोरेट करके अपना एक प्रोग्राम चला सकती है और पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकती है। अब है इम्पैक्ट एंड चैलेंजेस, यहाँ पर हम क्या क्या चैलेंज देखते हैं और इम्पैक्ट देखते हैं। जब हम स्टेट की कंट्रोल की, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात करते हैं तो स्टेट को बहुत सारे चैलेंजेस से गुजरनी पड़ती है, क्योंकि हमारा यहाँ पर अलग अलग कल्चर्स है, यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल राइट्स है। इन सारे लोगों को इकट्ठा लेकर, खासकर जो गरीब लोग हैं उन तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी एक बहुत ही चैलेंजिंग बात है। इस वजह से पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए हमारा स्टेट का रोल बहुत ज़्यादा बन जाता है।
अब कंक्लूजन में हम यही कह सकते हैं कि जो ये स्टेट है ये पॉपुलेशन कंट्रोल में बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, और हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल को अगर अचीव करना है तो स्टेट को कुछ मेजरमेंट लेना होगा, कुछ इनिशिएटिव लेना होगा, ताकि हम इस वर्ल्ड में पॉपुलेशन कंट्रोल हो सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाट डज इट डिफर फ्रॉम इकोनॉमिक डेवलपमेंट। यानी कि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट क्या है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है, और ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है ये हमें जानना होगा। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये दोनों इंटरकनेक्टेड है। यहाँ पर एक दूसरे के साथ सोसाइटी में रोल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। अगर किसी भी एक नेशन को आगे बढ़ना है, वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है और साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। अब हम देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट बेसिकली क्या है। ह्यूमन डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट बहुत पहले से ही था। यहाँ पर सिर्फ हमारा आसपास की डेवलपमेंट की नहीं बात की जा रही, यहाँ पर लोगों की लिविंग कंडीशन की, लोगों की सोसाइटी में एक बेहतर लाइफ, यहाँ पर एजुकेशन, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सारे ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ की बात की जा रही है ह्यूमन डेवलपमेंट में। ह्यूमन डेवलपमेंट में जो भी चीज़ें हैं ये बेसिकली यूएनडीपी द्वारा ही किया जाता है। यूएनडीपी ने ह्यूमन डेवलपमेंट का एक इंडेक्स भी निकाला है, जिसके द्वारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन और इनकम के द्वारा किसी भी एक कंट्री का ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट हम मेजर कर सकते हैं। अब देखते हैं की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट में हम देखते हैं हेल्थ अगर किसी एक देश का अच्छा हो तो वहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर होगा। इस वजह से हेल्थ केयर फैसिलिटी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, लोगों के वेलबींग, ये सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया जाता है। फिर है एजुकेशन। एजुकेशन के द्वारा लोगों को जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स है, इसको बढ़ाया जा सकता है और लोगों तक नॉलेज, स्किल्स, ये सारी चीज़ें पहुंचाई जा सकती है। फिर देखते हैं हम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि हमारा सोसाइटी में लोग किस तरीके से रह रहे हैं, उनका लिविंग कंडीशन किस तरीके से, उनका हाउसिंग कंडीशन, उनका न्यूट्रिशन, उनका बेसिक एम्यूनिटीज़, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। यहाँ पर एक बेटर एनवायरनमेंट, आसपास का एक जो परिवेश है वो अगर अच्छा हो तो लोगों का ह्यूमन डेवलपमेंट बेहतर होगा। फिर है सोशल इंक्लूजन, यानी कि सोसाइटी के साथ एक साथ मिलकर काम करना। जब लोगों के बीच में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ होगी, यहाँ पर जब हम डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म कर पाएंगे और जब सोशल जस्टिस को प्रमोट कर पाएंगे, तभी हम सही मायने में कह सकते हैं कि हमारे सोसाइटी में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। अब देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेज़र करते हैं किसी भी एक नेशंस का जीडीपी के हिसाब से। जीडीपी यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसके हिसाब से हम एक देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेज़र कर सकते हैं। वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक रेट्स, ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या डिफरेंस है। अगर हम गोल्स एंड आउटकम्स की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो गोल है वो है लोगों का वेलबींग करना। यहाँ पर लोगों को एक क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना, साथ साथ उनका इकोनॉमिक के साथ साथ उनके खुद का भी डेवलपमेंट की बात की जाती है। लेकिन जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर एक नेशन का वेल्थ, जीडीपी ग्रोथ और ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की बात करते हैं। अब देखते हैं मेजर्स एंड इंडिकेटर्स। यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम मेजर करते हैं जीडीपी के हिसाब से, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट रेट के हिसाब से और इंडस्ट्रियल आउटपुट के हिसाब से, और हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन लेवल और सोशल इंक्लूजन के हिसाब से। अब इंक्लूसिविटी, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेनिफिट्स हम नहीं देखते हैं कि वहाँ पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, ऐसी कोई बात नहीं है। किसी एक इंसान का अगर ज़्यादा ग्रोथ हो तब भी हम ये चीज़ हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आ सकता है। साथ साथ यहाँ पर हमारा लोगों के बीच में जो गैप है, डिफरेंस है, ये सोसाइटी में दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से। और ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के वजह से हर किसी इंसान का डेवलपमेंट हो।
लेकिन जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर एक नेशन के ओवरऑल जितने भी लोग हैं हर किसी की डेवलपमेंट की बात करते हैं। यहाँ पर इंक्लूसिविटी की बात की जाती है, यहाँ पर इनइक्वलिटी को कम करने की साथ साथ लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की बात की जाती है। जब सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो यहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमारा जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ही एक खराब पोजीशन पे जाकर पहुंचता है। यहाँ पर सिर्फ अपनी रिसोर्सेस को बढ़ाने की बात की जाती है और पैसे कमाने की बात की जाती है, लेकिन जब ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की जाती है तो यहाँ पर एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल रखा जाता है और लोगों के बीच में इकोनॉमी के साथ साथ हमारा जो एनवायरनमेंट है इन दोनों का मेजरमेंट लिया जाता है, इन दोनों के बीच में एक बैलेंस क्रिएट किया जाता है ताकि फ्यूचर जनरेशन के जो लोग हैं वो इस चीज़ को जो एनवायरनमेंट है उसको भी यूज़ कर पाए। हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट और एनवायरनमेंटल डेवलपमेंट है या फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, इनके बीच में एक इंटर रिलेशन हम देखते हैं। एक देश के प्रोग्रेस के लिए ये दोनों ही बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। डिस्कस द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सिविल सोसाइटी का क्या रोल है किसी भी एक सोसाइटी के मार्जिनलाइज्ड जो सेक्शन है उनके एम्पावरमेंट के लिए। अब ये जो सिविल सोसाइटी है ये हमारे स्टेट के लिए और लोगों के एम्पावरमेंट के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये लोगों की राइट्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम करता है। खासकर जो मार्जिनलाइज सेक्शन है उन यहाँ पर हम माइनॉरिटीज़ देख सकते हैं, इंडिजिनस पीपल देख सकते हैं, जो लोग डिसेबल है वो देख सकते हैं, साथ साथ जो वोमेन है, इन सारे जो मार्जिनलाइज सेक्शन है इनके लिए एक्सेस टू रिसोर्सेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए और साथ साथ इनके सोसाइटी के रिप्रेजेंट में हमारा सिविल सोसाइटी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकता है और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये सिविल सोसाइटी बेसिकली क्या है? सिविल सोसाइटी एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर ये बेसिकली एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन होता है, जहाँ पर कुछ बड़े बड़े लोग होते हैं जो इसके अंदर में आते हैं और बहुत सारे लोग इकट्ठा मिलकर एक ग्रुप क्रिएट करते हैं जो सरकार तक लोगों की बातें पहुंचा सके, जिनके पास थोड़ा बहुत पावर हो वो इंडिपेंडेंटली बात कर सके, गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंट होकर बात कर सके और हमारे डेमोक्रेटिक राइट को बजाय रखने के लिए ये सिविल सोसाइटी काम कर सके। अब ये मार्जिनलाइज सेक्शन बेसिकली है क्या? मार्जिनलाइज सेक्शन यानी कि जो निचले वर्ग के लोग हैं, यहाँ पर हम दलित, फिर आदिवासी, महिलाएं, सेक्सुअल माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, डिसेबल, ये सारे लोगों को एक साथ लाते हैं। साथ साथ जो लोग गरीब है वो भी हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन में ही आते हैं। इस वजह से मार्जिनलाइज सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत बड़ा है और इसको एम्पावर करने के लिए एक बेहतर सिविल सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती है। अब ये सिविल सोसाइटी का क्या रोल है मार्जिनलाइज सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए? यहाँ पर हम देखते हैं सिविल सोसाइटी एज एडवोकेट्स, यानी कि सिविल सोसाइटी लोगों के राइट के लिए, लोगों के इंटरेस्ट के लिए बात करता है। यहाँ पर सिविल सोसाइटी इस सारे चीज़ों के लिए कुछ कैंपेन्स, कुछ एफर्ट्स और कुछ अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी क्रिएट करती है। यहाँ पर लोगों की जो बात है ये सिविल सोसाइटी गवर्नमेंट तक पहुँचाती है या फिर जो भी लोग पावर पे है उन तक उनकी बातें पहुँचाती है। फिर हम देखते हैं कम्युनिटी एम्पावरमेंट। कम्युनिटी एम्पावरमेंट के लिए सिविल सोसाइटी के बहुत ज़्यादा रोल होता है। यहाँ पर जब ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं, जहाँ पर हमारा कुछ प्रोजेक्ट्स और इनिशिएटिव प्रोग्राम तैयार करना हो, एनजीओज है, कुछ कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये सारे लोग मिलकर ग्रास रूट लेवल को ठीक कर सकते हैं। यहाँ पर लोगों को हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट करना, ये सारे कामों में भी हमारा सिविल सोसाइटी काम कर सकता है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे मार्जिनल सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर है सोशल इंक्लूजन एंड अवेयरनेस। लोगों के बीच में चीज़ों को लेकर जागरूकता फैलाना, लोगों को अवेयर करना और लोगों को एक दूसरे के लिए काम कराना, एक साथ मिलाना, ये सारे काम करता है सिविल सोसाइटी। यहाँ पर सिविल सोसाइटी कुछ वर्कशॉप, सेमिनार, मीडिया कैंपेन्स, ये सारी चीज़ें कर सकता है। साथ साथ कुछ स्टीरियोटाइप्स और प्रिजुडिस को ख़त्म करने के लिए भी अवेयरनेस प्रोग्राम करा सकता है।
अब है कैपेसिटी बिल्डिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। लोगों का कैपेसिटी बिल्ड करने के लिए, लोगों का कैपेसिटी बेहतर बनाने के लिए और साथ साथ लोगों के स्किल को डेवलप करने का भी जो काम है वो करता है सिविल सोसाइटी। सिविल सोसाइटी बेसिकली लोगों तक नॉलेज और स्किल्स पहुंचाती है, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और साथ साथ उनके पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कुछ प्रोग्राम्स भी चला सकती है। फिर हम देखते हैं पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। पॉलिटिक्स में लोगों को लाने के लिए ये सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा मददगार है। यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए जो भी मार्जिनलाइज सेक्शन है इनको पार्टिसिपेट करने के लिए, लोगों का वोटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, सिविक एंगेजमेंट के लिए और रिप्रेजेंटेशन को प्रमोट करने के लिए सिविल सोसाइटी बहुत ज़्यादा मददगार है। यहाँ पर खासकर पॉलिटिकल सिनारियो में लोगों को लाना, मार्जिनलाइज सेक्शन को लाना सिविल सोसाइटी का काम बन जाता है। फिर है मॉनिटरिंग एंड अकाउंटेबिलिटी। मॉनिटरिंग यानी कि देख रेख करना। ये जो सिविल सोसाइटी है ये एक वॉच डॉग की तरह काम करता है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट कर रही है इन सारे काम को अकाउंटेबल रखती है, इनको नज़र रखती है और साथ साथ गवर्नमेंट को पूछती है कि लोगों की भलाई के लिए कितना काम हुआ है। ये सारे चीज़ें अकाउंटेबिलिटी भी सिविल सोसाइटी रखती है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो सिविल सोसाइटी है इसका रोल हमारे मार्जिनलाइज सेक्शन के एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लोगों का बीच में डिस्क्रिमिनेशन, एक्सक्लूजन, ये सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, साथ साथ लोगों को राइट्स प्रोवाइड करने के लिए, एसेंशियल सर्विसेज, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने के लिए सिविल सोसाइटी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वजह से अगर कोई नेशन में अच्छी सिविल सोसाइटी हो तो वो नेशन बहुत बेहतर बन सकता है और साथ साथ बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी हो सकता है उस देश का। तो आज का ये जो सेशन है यहाँ पर ही ख़त्म करता हूँ। अगर सेशन से आपको कोई फ़ायदा मिला है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।